ओके चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। आपके सामने हम स्क्रीन प्रेजेंट कर देते हैं नोट्स की। हियर वी गो। ओके, सो नोट्स आर विजिबल टू एवरीवन। चलिए बेटा, हमारा चल रहा है, आज है 7 मई 2020 एंड जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से हैं मैं अब आप एक बार बता देता हूँ। इसके अंदर हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे बेटा वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। पहला टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेकंड रहेगा बेटा, सेकंड टॉपिक रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। चौथा टॉपिक रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। फिर आपका रहेगा बेटा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। उसके बाद आप क्या आएंगे, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। देन लास्ट टॉपिक रहेगा कैपिटल एडजस्टमेंट्स। बेटा इस चैप्टर के अंदर टोटल 7 टॉपिक्स हैं और ये आगे चैप्टर नंबर 4 एडमिशन, चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट डेथ, इनमें भी यही टॉपिक्स रिपीट हो गए अगेन। तो फिलहाल हम इस टॉपिक को करते हैं जिसमें से हम फर्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। फर्स्ट टॉपिक हमारा हो चुका है और सेकंड टॉपिक भी हमारा हो चुका है। आज हमें थर्ड और फोर्थ टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस के साथ। चलिए, हमारा थर्ड टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सबसे पहले बेटा हमें यह पता होना चाहिए हमारे रिजर्व्स और सरप्लस कौन कौन से होते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है रिजर्व्स और सरप्लस के नाम क्या क्या होंगे? बताइए। एक तो आपका होगा इसमें जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व्स, ठीक है। स्पेसिफिक रिजर्व्स के अंदर 2 रिजर्व्स हम जो हैं मेन अलग से ट्रीटमेंट पढ़ेंगे और वो रहेंगे आपके वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इसकी ट्रीटमेंट अलग पढ़ेंगे। और एक ये भी स्पेशल रिजर्व पढ़ेंगे हम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन दोनों की ट्रीटमेंट हमें अलग से करनी है। इसके ऊपर मैं अलग से एक क्लास लूंगा पूरी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर। उसके बाद बेटा और क्या होता है आपका, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी रिजर्व्स माना जाता है, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी रिजर्व्स माना जाता है। उसके बाद आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई, ये भी रिजर्व्स का पार्ट होते हैं। तो बैलेंस शीट में इस तरीके का आपको कोई भी रिजर्व देखेंगे तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी वो हम सीखने जा रहे हैं। ध्यान रखना ये आपको कहां पर गिवन होगा सॉरी, ये आपको गिवन होगा लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट।
आपको लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट पे ये सारे रिजर्व्स मिलेंगे। अब इनकी ट्रीटमेंट कैसी होगी, एक नोट पॉइंट लिखेंगे हम। नोट पॉइंट क्या है, ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। बेटा देखो ये रिजर्व्स को आप ना जनरल फंड भी बोल सकते हो, रिटेन्ड अर्निंग्स को फंड्स भी बोला जाता है। जब हम रिजर्व्स को मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो फंड बन जाता है। बट ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में ईपीएफ। जब हम जैसे मान लीजिए अगर हम एम्प्लॉयर हैं तो हम एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं और सैलरी में से ना कुछ अमाउंट हम रेगुलर बेसिस पर कट करते रहते हैं और रिटायरमेंट के वक्त उसको विद इंटरेस्ट वो प्रोवाइड किया जाता है। तो बेटा ये फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है, तो आप इसको रिजर्व्स की तरह ट्रीट मत करना, इसको आपको लाइबिलिटीज की तरह ट्रीट करना है, बिकॉज ये एम्प्लॉयज को देनी होती है हमें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। हम उनकी सैलरी से हर महीने कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज ईपीएफ के नाम का काटते रहते हैं और रिटायरमेंट के वक्त क्योंकि हमें ये देना पड़ता है तो ये हमारी फर्म के लिए बन जाती है लाइबिलिटी। तो ये रिजर्व्स का पार्ट नहीं होते, ये लाइबिलिटी होती है। तो आप लिखिए ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड is a liability and should not be treated as reserves। क्योंकि बच्चा आप लोग यही गलती कर देते हैं पेपर में, आप ईपीएफ को रिजर्व्स की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें रिजर्व्स के नाम पता होने चाहिए, तभी हम ट्रीटमेंट सही से कर पाएंगे। एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड एज रिजर्व्स। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल सुनते हैं आराम से, फिर इसकी ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए एक जना है ए और बेटा एक जना है बी। आप सभी को वीडियो गेम्स बहुत पसंद है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, वीडियो गेम्स एक आपने रेंट पे वीडियो गेम ली है, या मान लीजिए आपने वीडियो गेम परचेज करी है। वीडियो गेम परचेज करिए आप लोगों ने खेलने के लिए, ये आपकी वीडियो गेम हो गई। ठीक, अब ये वीडियो गेम पे आपने डिसाइड किया, ये टोटल वीडियो गेम बेटा जो आपकी आई, वो टोटल वीडियो गेम आई बेटा आपकी 50,000 रुपीज की। टोटल पूरे 50,000 रुपये की ये वीडियो गेम आई। तो आपने कहा कि एक काम करते भाई, ए और बी ने टोटल डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, उसको आधा आधा खरीद लेते हैं। यानी ए ने इस वीडियो गेम के लिए कितने रुपए डाले, 25,000 रुपये डाले, और बी ने भी इस गेम को खेलने के लिए 25,000 रुपये डाले। और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि पूरे दिन में आधा दिन ये वाली वीडियो गेम ए खेलेगा और आधे दिन बी खेलेगा। बात समझ में आई? तो दोनों ने आधे आधे पैसे डाले। अब हुआ क्या, कुछ समय बाद एक को कुछ काम पड़ गया, तो ए ने कहा कि अब मुझे आधे दिन के लिए इस गेम को यूज नहीं करना, मैं तो सिर्फ 1/4 डे यूज करूंगा इस गेम को। 1/4 डे का मतलब क्या हो गया, अब इन्होंने क्या किया, पहले तो ये मान लीजिए एक पूरा दिन है 24 आवर्स का, तो पहले 12-12 घंटे यूज करते थे इस गेम को। 12 आवर्स ए यूज करता था, 12 आवर्स बी यूज करता था। ठीक है, तो इनके बीच में ए ने कहा कि भाई अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 आवर्स यूज करनी है गेम को, और बाकी समय तू यूज कर ले। तो मुझे बताओ क्या पैसे भी इसी रेशियो में होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे? बताइए। अब क्या हो रही है, यहां पर चेंज हो गया टाइमिंग। पहले दोनों आधा आधा दिन यूज कर रहे थे, अब क्या करेंगे 1:4, सॉरी 1:3। यानी इन्होंने पूरे दिन को 4 पार्ट्स में बांट दिया, जिसमें से एक पार्ट 6 घंटे का ए यूज करेगा और जो तीसरा हिस्सा होगा 18 घंटे का, उसमें बी यूज करेगा। पर दोनों ने पैसा क्या लगा रखा है, आधा आधा। तो यहां पर किसी को प्रॉफिट और किसी को गेन होगा या नहीं होगा? यहां पर ऑब्वियसली हमें दिख रहा है ए को लॉस हो रहा है और बेटा बी को गेन हो रहा है। तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि भाई इनके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या करेंगे। 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन 1, कि इसको क्या कर दो, सेल ऑफ कर दो।
ठीक है, इसको बेच दो और बेच के 50,000 जब जो भी अमाउंट आएगा वो ए और बी आधा आधा ले लें। पहला ऑप्शन तो ये है। या दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, जो अमाउंट है बेटा उसको एडजस्ट कर लें। अमाउंट को एडजस्ट कैसे कर लिया जाए कि भाई 25, अगर 50,000 है और 24 घंटे होते हैं तो मुझे बताओ 6 घंटे के लिए प्राइस कितना हुआ, 6 आवर्स के लिए 12,500 हुआ। 24 घंटे का 1/4 होता है 6 आवर्स, ऐसी 50,000 का 1/4 होगा 12,500। तो ऐसा कह सकते हैं ना, ए ने 6 आवर्स अपने बी को दे दिए तो बी क्या करेगा, 12,500 की ए को पेमेंट दे दे, तब भी तो एडजस्टमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। ये बात क्लियर हो रही है ना। तो दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो पहला ऑप्शन ये है कि हम इसको बेच देते हैं इस वीडियो गेम को, और दोनों के दोनों अपना आधा आधा अमाउंट ले लेंगे वापसी, 25,000 25,000 ना रहेगा, वैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बताओ। वेरी गुड, मैं ये सुनना चाह रहा था, चलो तुम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा, इसको बेच दो और दोनों आधा आधा पैसा ले लो। दूसरा ऑप्शन, अमाउंट को क्या कर लो बेटा, एडजस्ट कर लो। ए कहेगा बी से कि बी एक काम कर, तू 6 घंटे के 12,500 रुपए मुझे दे दे और ये हमारे पास वीडियो गेम रहेगी। तो बेटा इसी तरीके से बिल्कुल रिजर्व्स की ट्रीटमेंट करनी है हमें। हमारे पास रिजर्व्स की ट्रीटमेंट के दो ऑप्शन होंगे, या तो रिजर्व्स को हमने बनाया किससे, रिजर्व्स होते क्या है बेटा, एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट किसका होता है, पार्टनर का होता है। तो या तो इस रिजर्व को कर दो डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स के बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर पार्टनर्स कहते हैं या फर्म कहता है नहीं हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा कि क्या कर देंगे, इसका अमाउंट एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए वीडियो गेम आप बेचने की सोच रहे हो, ठीक है, पर बी कहता है नहीं यार इसको बेचते नहीं है क्योंकि ये अब लिमिटेड एडिशन है और दोबारा ये गेम हमें नहीं मिलेगी। तो एक काम करते हैं, अमाउंट एडजस्ट कर लेते हैं इसका और उसी हिसाब से हम इस गेम को यूज कर लेंगे। एक ऑप्शन ये हो गया, नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इसको बेच दो, वो सबसे इजी रहेगा। तो बेटा यानी रिजर्व्स की ट्रीटमेंट में क्या होगा, हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल होने वाले हैं। देखिए कौन कौन से दो ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो हमारे पास बेटा दो ऑप्शन है, यानी आपको अभी जो शो रहा होगा बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड आपको रिजर्व शो हो रहे होंगे, जनरल रिजर्व और वट एवर द रिजर्व इज। ठीक है, तो बेटा इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन 1, या आप कह सकते हो इसको केस 1। When nothing is said, कुछ भी नहीं कहा गया, बताया यानी कि रिजर्व्स के साथ करना क्या है, या फिर कहा गया हो फर्म wants to distribute the reserves, यानी फर्म क्या चाहती है, फर्म अपने पास रिजर्व्स रखना ही नहीं चाहती, वो अपनी बैलेंस शीट से रिजर्व्स को हटाना चाहती है। पहला ऑप्शन ये हो गया। तो अगर कुछ नहीं भी कहा गया होगा तब भी हम क्या कर देंगे, रिजर्व्स को क्या कर देंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं बताओ, रिजर्व्स का बैलेंस क्या होता है, मैं इसे क्रेडिट बैलेंस होता है या नहीं होता। तो बेटा रिजर्व्स को हटाने के लिए मुझे रिजर्व्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और किसको दे दूंगा मैं इसका पैसा, पार्टनर्स को दे दूंगा, क्योंकि ये रिजर्व्स किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट का, और प्रॉफिट किसका होता है, पार्टनर का। तो हमने प्रॉफिट बांटा नहीं, प्रॉफिट को बांटने के बजाय हमने उसका रिजर्व बना लिया था। तो रिजर्व्स बिलोंग्स टू पार्टनर्स ओनली। तो हम क्या करेंगे, इस रिजर्व्स को ही हटा देंगे बुक से और किस में बांट देंगे, पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। आप कहोगे सर पता कैसे चलेगा, मैं बेटा कुछ नहीं कहा गया होगा तो आपको रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और अगर कहा गया होगा कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो तब तुम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही। तो क्या एंट्री करेंगे बेटा, जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है मेरे को, क्या एंट्री होगी, जर्नल रिजर्व, बोलो बोलो, डेबिट टू, वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जितने भी पार्टनर्स होंगे
एक हो, दो हो, तो उसी हिसाब से आ जाएगा, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, ठीक है, वट एवर द अमाउंट इज। और आप नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। किस रेशियो में बांट दोगे बेटा, प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करते हैं, ओल्ड रेशियो में शेयर करते हैं, तो इसको ओल्ड रेशियो में बांट दोगे इन, क्योंकि इसमें बेटा ओल्ड रेशियो का एक पार्टनर थे ना, जब ये रिजर्व क्रिएट किया गया होगा तो पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो होगी, तो उसी रेशियो में क्रिएट किया गया होगा, तो प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बंटना चाहिए था, तो उसी रेशियो में बांट देंगे। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो हमने यहां पर कौन सी रेशियो यूज करी बेटा, ओल्ड रेशियो, ठीक। अब देखिए ये बट गया, तो मुझे बताओ अगर मैं जब मैं न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा तो क्या मुझे उसमें रिजर्व्स दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? वेरी गुड, इसमें अब हमें रिजर्व्स नहीं दिखेंगे। यहां पर मैं लिख दूंगा जनरल रिजर्व, क्योंकि सर दिखने तो नहीं चाहिए, हाँ बेटा नहीं दिखने चाहिए, मैं नील लिख देता हूं, एक ही बात है, आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। तो आपके जनरल रिजर्व्स बैलेंस शीट में शो नहीं होंगे जब मैं न्यू दोबारा बैलेंस शीट बनाऊंगा, ठीक है। तो एक केस तो मेरा बेटा ये हो गया ऑप्शन 1। अब ऑप्शन 2 क्या है उसको देखते हैं, चलिए। बड़ा इजी टॉपिक है, और अभी आगे जितने भी करेंगे सारे इजी टॉपिक्स ही आने वाले हैं। अब आए थे हम ऑप्शन 2 पे। ऑप्शन 2 या आप कह सकते हो केस 2, लिखिए व्हेन फर्म does not want to distribute the reserves। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्म रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, या फिर इस तरीके से लिखा होगा फर्म wants to carry forward the reserves, मतलब वो आगे कैरी करना चाहता है रिजर्व्स को, डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहता, डज नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो क्या मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री करूंगा। और एडजस्टमेंट एंट्री हमको पता है क्या होती है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। नहीं, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूट वाला तो ऑप्शन 1 था। ऑप्शन 2, जैसे हमने ओल्ड गुडविल में क्या किया था, पुरानी गुडविल को तो राइट ऑफ कर दिया था, और न्यू गुडविल का क्या किया था, एडजस्टमेंट एंट्री करी थी ना। वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या करी थी, वेरी गुड, यहां पर भी गेन इनटू सेक्रीफाइस कर देंगे। अब देखो यहां पर जो अभी हम पीछे वीडियो गेम वाला एग्जांपल ले रहे थे, वहां पर क्या किया था हमने, 6 आवर्स के जो हमने बी को पैसे दिए थे 12,500, मुझे बताओ क्या पूरी गेम के पैसे दिए थे? नहीं ना, जितना ए ने लॉस किया, ए ने अपना कितना शेयर लॉस किया, 6 घंटे का, पहले 12 घंटे यूज कर रहा था ए, अब 6 घंटे यूज करेगा, तो ए ने सेक्रीफाइस कितना किया, 6 घंटे। तो ए कितने घंटे के पैसे मांगेगा बी से, 6 घंटे के पैसे मांगेगा। तो ये क्या हो गया, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेन कौन कर रहा है, बी, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है यहां पर, ए। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग वाला पैसे दे देगा सेक्रीफाइसिंग वाले को, दैट इज बी पैसे दे देगा ए को, कितना, जितना उसने सेक्रीफाइस किया। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 12,500 रुपए। बात ठीक है? चलिए, तो बेटा यहां ऑप्शन 2 में भी एंट्री क्या हो जाएगी, यह एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी मैं गेनिंग वाले से पैसा ले लूंगा और सेक्रीफाइसिंग वाले को दे दूंगा, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आगे जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, हमने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी किया है। देखो यहां तो जनरल रिजर्व का अमाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है बैलेंस, हमने यहां कर दिया जनरल रिजर्व का अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, यानी रिजर्व को खत्म कर दिया। पर यहां पर हमने कहीं पर भी रिजर्व का अकाउंट डेबिट किया है, अमाउंट मैं बताऊंगा अभी जब प्रैक्टिकल अभी इसका क्वेश्चन कराता हूं, जब समझ में आ जाएगा आपको।
अमाउंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी एग्जांपल लेंगे, टेंशन मत लो। अभी आप लिखो इसको, बिंग रिजर्व्स एडजस्टेड। किस रेशियो में, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान रखना ज्यादातर हम ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही यूज करेंगे, इसके अलावा कोई और रेशियो यूज नहीं करेंगे। यानी जब कुछ नहीं कहा गया होगा, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और जब मुझे एडजस्टमेंट करनी होगी तो ध्यान रखना एडजस्टमेंट में हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही करता हूं, कि जितना सैक्रिफाइस करेगा उतना ही देना है मेरे को, उससे ज्यादा मेरे को कुछ भी नहीं देना। तो ध्यान रखना जो न्यू बैलेंस शीट होगी इस केस में, उसमें जनरल रिजर्व आएंगे, एज इट इज सेम वैल्यू पे आएंगे। अभी करके देखते हैं। लायबिलिटीज जनरल रिजर्व, जो बेटा अमाउंट था वो आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाएगा आपको। पहले तो बताओ ये इतना समझ में आया कि किस केस में क्या करना है हमें, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं, सब समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहा बेटा आपको बैलेंस शीट दे रखी है और यहां लायबिलिटी साइड है, और यहां पर आपको जर्नल रिजर्व दे रखा है 30,000 का, ठीक है। आपको बेटा जनरल रिजर्व दे रखा है 30,000, और आपको बता रखा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं जिनकी ओल्ड रेशियो है 1:1, और बेटा अब वो चाहते हैं कि हम न्यू रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, डेट इज 2:1 में। आपने कहा जी ठीक है सर, मैं कि ठीक है, तो इसमें केस 1 लेते हैं। केस 1, नथिंग इज सेड, कुछ भी नहीं कहा गया। कहते ठीक है सर, जब कुछ भी नहीं कहा गया होता तो आपने बताया हमें कि हम रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैंने कहा जी ठीक है, बहुत अच्छे। तो आप एंट्री क्या करोगे, जल्दी बता दो। वेरी गुड। यानी इस केस में जब कुछ नहीं कहा गया तो हम क्या करते हैं, वी डिस्ट्रीब्यूट द जर्नल रिजर्व among partners in their old profit sharing ratio, old profit sharing ratio। बेटा जनरल एंट्री बता रहे थे आप लोग, जल्दी बताओ क्या एंट्री होगी। वेरी गुड, जनरल रिजर्व, वेरी गुड, जनरल रिजर्व डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। बताइए जनरल रिजर्व कितने का, 30,000 का, और ए और बी की रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो। वेरी गुड, 15,000 और 15,000 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा पहले ओल्ड का कर रहे हो? हाँ जी, ओल्ड वाला कर रहे हैं जब कुछ भी नहीं कहा गया होता, ठीक है। एक मिनट, चलिए। तो यहां पर नरेशन क्या आएगी, बिंग, बोलो। बिंग द रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, वेरी गुड, अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और बेटा अब जो मैं न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा, न्यू बैलेंस शीट, उसके अंदर लायबिलिटी साइड रिजर्व्स की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। वेरी गुड, यानी लायबिलिटीज कितनी हो जाएंगी मेरी, रिजर्व्स 0 हो जाएंगे। यानी अब मेरा यहां पर जनरल रिजर्व हो गया नील, 0, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में, बट गया, ठीक है। अब बेटा केस 2 पे आ जाते हैं हम। इतना क्लियर हो गया ना सभी को। चलिए
केस 2 पे आते हैं बेटा। अब केस 2 कहता है व्हेन फर्म डजंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, तो बेटा इसमें मेरे को क्या करना होता है? वेरी गुड, एडजस्टमेंट विल बी मेड। मुझे बताओ, जब आपने वहां पर 12,500 रुपए की एडजस्टमेंट करी थी, बी से 12,500 लेकर के ए को दिए थे, तो क्या वीडियो गेम बिक गई थी या वीडियो गेम तब भी थी आपके पास? थी ना? वहां पर एडजस्टमेंट करी थी, तो यहां पर भी हम एडजस्टमेंट करेंगे तो रिजर्व्स भी रहेंगे हमारे पास। रिजर्व थोड़ी जा रहे हैं। जब फर्म ने कह दिया कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, यानी वो फर्म बुक से हटाना नहीं चाहता। चलिए देखते हैं। और हमें पता है एडजस्टमेंट हम किस रेशियो में करते हैं? फिर अभी मैंने बताया था न्यू रेशियो तो यूज ही नहीं करते, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए मुझे सेक्रीफाइसिंग शेयर चाहिए होगा, तो सबसे पहला मेरा काम क्या है इसमें? सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना। और सेक्रीफाइसिंग शेयर का मेरे को फॉर्मूला पता है, ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। चलिए, ए का और बी का ओल्ड शेयर क्या था और न्यू शेयर क्या था? वेरी गुड, 2/3 और 1/3। तो ये आ गया 6, 3 माइनस 4, ये आ गया बेटा 6, 3 माइनस 2, तो ये आपका आ गया -1/6 और ये आ गया 1/6। कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? वेरी गुड, ए कर रहा है गेन और बी कर रहा है सेक्रीफाइस। और हमें पता है हम गेनिंग वाले से लेकर के किसको दे देते हैं? सेक्रीफाइसिंग वाले को दे देते हैं। यानी हम यहां पर कह रहे हैं कि बेटा जो हमारा 30,000 का रिजर्व था ना, जनरल रिजर्व 30,000 का बैलेंस शीट के अंदर, वो हम छेड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। मुझे बताओ, जब जनरल रिजर्व क्रिएट किया गया था तब इनकी रेशियो क्या थी? 1:1 थी या नहीं थी? यानी इनका हक जनरल रिजर्व पे 15,000 और 15,000 का था। ठीक है, अब हुआ क्या? अब इनकी रेशियो चेंज हो रही है, तो क्या रिजर्व पर भी हक चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो मुझे बताओ, अब अगर रिजर्व पे हक चेंज हो जाएगा तो मुझे बताओ इनको एडजस्ट करना चाहिए, पैसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि 15,000 है। ये देखो, अब ध्यान से समझो। पहले तो ए का कितना था इसके अंदर? 15,000 था, और बी का भी कितना था? 15,000 ओल्ड के हिसाब से। और न्यू रेशियो के हिसाब से कितना हो जाएगा, जरा बताओगे? न्यू रेशियो क्या है? 2:1 है। अरे बेटा, मैं 2:1 है ना, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो 20,000 और 10,000। पर अगर मैंने रिजर्व नहीं बांटे तो बुक्स में वैल्यू इनकी 20,000 और 10,000 हो जाएगी। पर एक्चुअली में ए का शेयर था कितना? 15, और बी का भी था 15। तो यहां पर देखो साफ सीधी दिख रहा है कि 5,000 का ए को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। और यहां पर 5,000 का बी को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। पर जबकि बी को मिलने कितने चाहिए थे? 15, और अब मिलेंगे कितने अगर फ्यूचर में हम जनरल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो 10,000। तो बी क्या कहेगा कि भाई एक काम कर, तू 5,000 मेरे को अभी दे दे और बाद में मैं 10,000 रुपए ले लूंगा। बात समझ में आई? भाई टोटल बी को मिलने कितने चाहिए इसमें? 15,000 रुपए। पर न्यू रेशियो के हिसाब से बी का शेयर कितना रह जाएगा? 10, और ए का 5,000 से बढ़ जाएगा और बी का 5,000 से कम हो जाएगा। पर बी कहेगा ये तो गलत बात है भाई, मैं अपना शेयर क्यों छोड़ूंगा? बाद में तो तुम मुझे 10,000 दोगे न्यू रेशियो के हिसाब से। तो वो कहता है कि एक काम करते हैं, अभी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, 5,000 मेरा घट रहा है और 5,000 तेरा बढ़ेगा। तो एक काम कर, तू मेरे को 5,000 रुपए अभी दे दे
और बाद में जब हम इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मैं 10 ले लूंगा और तू 20 ले लियो। अब समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड। कॉम्पेंसेट कर रहे हैं यहां पर, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब जो गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पेंसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, विल कॉम्पेंसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बिल्कुल करेक्ट वर्ड बोला बेटा आपने। सिंपल सा एग्जांपल है भाई, अभी हमारे पास मान लीजिए 50 रुपए थे, आप 2 जने हो, मैंने 2 जने ले लिए, कोई भी तन्वी ले ली और खुशी ले ली। बेटा आपने 50 रुपए 25-25 रुपए लगा रखे हैं, ठीक है। और अब आप कहते हो कि आगे ना हम एक काम करेंगे भाई, 10 रुपए 30 रुपए और 20 रुपए लेंगे। तो आप कहोगे ना मैं 30 रुपए उसको क्यों दूंगी, मेरे तो 25 रुपए हैं और मुझे बाद में मैं 20 क्यों लूंगी, मैं तो 25 के 25 पूरे लूंगी बाद में भी, पर इनकी न्यू रेशियो के हिसाब से तो इनको 20 मिलेंगे। तो वो क्या कहेगी कि एक काम कर बहन, तू मेरे को 5 रुपए अभी दे दे और मैं बाद में 20 ले लूंगी, मेरे 25 पूरे हो जाएंगे। बात क्लियर हुई? यहां पर टोटल बी को मिलने कितने चाहिए थे, 30 में से 15 मिलने चाहिए थे, और न्यू रेशियो के हिसाब से 10 मिलेंगे बाद में जाकर के। तो बी कह रहा भाई एक काम करो, 5,000 मुझे अभी दे दो और 10,000 रुपए मुझे बाद में दे देना, कोई बात नहीं। और ए कह रहा है कि भाई 15,000 रुपए मुझे मिलने चाहिए थे, पर बाद में मुझे 20 मिलेंगे। तो एक काम करता हूं, मैं 5,000 अभी दे देता हूं, बाद में 20 ले लूंगा। 15 तो मैंने दे ही रखे हैं, 5 और दे देता हूं, बाद में 20 रुपए ले लूंगा। क्लियर होगी बात अब? चलिए, तो बेटा यहां पर अगर मैं गेनिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालूंगा तो देखो ए का गेनिंग शेयर कितना आएगा, टोटल 30,000 थी ना रिजर्व्स, उसका 1/6 कितना आया, 5,000 आया नहीं आया? देखो वही हमने निकाला यहां पर भी, टोटल अमाउंट से 5,000। और बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर 30,000 का 1/6 है उसका भी, तो उसका भी 5,000 रुपए ही आया। तो बेटा इसमें एंट्री क्या हो जाएगी? हाँ जी वीरू बोलो। हाँ ठीक बोल रहे हो आप, एंट्री बोलो वीरू। बेटा अभी तो आपको अमाउंट इजी है ना, तो अभी तो आप ऐसे निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब अमाउंट अलग आएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, ये छोटा सा क्वेश्चन थोड़ी आएगा। अभी तो आप छोटे छोटे पार्ट सीख रहे हो, है ना। तो हम क्या कॉन्सेप्ट वाइज सीख रहे हैं कि वैसे भी मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, ऐसे भी निकाल सकते हो आप डायरेक्ट, पहले ओल्ड रेशियो में बांट दो, फिर न्यू रेशियो में बांट दो, फिर गेनिंग सैक्रिफाइस निकल जाएगा। पर नेट एंट्री तो आपको यही करनी पड़ेगी ना, ए से लेकर के बी को देना है, और तो जिससे लेते हैं उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जिसको देते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। गेन इनटू सैक्रिफाइस होता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 5,000 और 5,000। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बीइंग रिजर्व्स एडजस्टेड, बीइंग रिजर्व्स एडजस्टेड इन, वेरी गुड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और बेटा आपसे कोई पूछे कि हम ये कैलकुलेट क्यों करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो क्यों हम करते हैं एडजस्टमेंट, तो आप यही बोलोगे टू कॉम्पेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब बताओ न्यू बैलेंस शीट में रिजर्व्स आएंगे या नहीं आएंगे? कितने रुपए के आएंगे, पूरे के पूरे 30,000 के आएंगे। तो आपका जनरल रिजर्व्स बेटा पूरे के पूरे 30 आएंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, ए और बी ने आपस में एडजस्टमेंट कर ली 5-5 हजार की। अब ये न्यू बैलेंस शीट है, आगे जाकर के इनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई भी बहस नहीं होगी। ए आराम से 20 ले लेगा और बी आराम से 10 ले लेगा, क्योंकि आगे जाके तो न्यू रेशियो में ही बटेंगे ना।
ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो बेटा बस यही दो केस थे, रिजर्व्स की ट्रीटमेंट खत्म हो गई। बात आई समझ में, नहीं आई? हाँ तो बेटा रिजर्व सरप्लस एक ही बात है। सरप्लस क्या होती है? जो हमारे पास प्रॉफिट एक्स्ट्रा बच जाता है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। आपको बेटा दे रखा है यहां पर ए और बी की रेशियो 1:1 है। यहां पर आपको जनरल रिजर्व्स दे रखे हैं 50,000 के, और बेटा न्यू रेशियो वही अगेन दे रखी है आपको, या 60,000 कर देता हूं मैं रिजर्व, 60,000 दे रखे हैं, और न्यू रेशियो बेटा 2:1 सेम रेशियो है। तो आप मुझे केस 1 व्हेन नथिंग इज सेड एंट्री बता सकते हो? इस जनरल रिजर्व का क्या करेंगे, जल्दी बता दो। वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना। तो आपने सही एंट्री बता दी मेरे को, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितना कितना आ जाएगा? वेरी गुड, 60 इधर 30 और इधर 30। और केस 2 व्हेन फर्म डू नॉट वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, तो क्या एंट्री होगी? अभी हमने ऊपर तो सेम रेशियो से निकाला था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हाँ या ना? वेरी गुड, एस कैपिटल डेबिट, क्योंकि रेशियो सेम है तो वही रहेगा, टू बीस कैपिटल। अमाउंट बता दो बस। 10,000 कैसे आया? क्योंकि हमारा सैक्रिफाइस 1/6 है ना, तो हमारी गुडविल कितनी है 60, तो 60 का 1/6 डेट इज 10,000। वेरी गुड। अच्छा जी, इतना क्लियर हो गया? चलिए, तो हमारा रिजर्व्स में ये वाला पार्ट खत्म हो गया। दो स्पेशल एडजस्टमेंट्स रह गई हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल आप एक टॉपिक डालिए, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस भी करा रहा हूं मैं अभी। चलिए, हाँ बेटा पिक्चर क्या मूवी सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लो, पर अभी जो बता रहा हूं समझ लो, ठीक है? फोर्थ पार्ट, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। बेटा एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं? जो हमने एक्यूमुलेट कर दिए, मतलब इकट्ठे हो गए हमारे पास लॉसेस, हर साल लॉस हो जा रहा था, हो जा रहा था, हो जा रहा था, तो वो इकट्ठा होता चला गया, हमने राइट ऑफ नहीं किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाला, तो वो जो हमारे पास इकट्ठा हुआ लॉस होता है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। और रिजर्व्स में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी बोल सकते हो, आप लिखना चाहो तो लिख लो वहां पर रिजर्व का नाम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यहां लिखे थे ना हमने नाम, तो यहां पर आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लिखना चाहो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी लिख सकते हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। चलिए अब इसके लॉसेस के नाम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इसमें बेटा सबसे पहला लॉस आप लिख सकते हो वही एक्यूमुलेटेड लॉसेस के नाम से दे देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे देगा आपको, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट बैलेंस। बात समझ में आ रही है? तो ये 3 से 4 तरह के आपके लॉसेस होते हैं।
आपको बैलेंस शीट में कहां दिखेंगे? विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये होते क्या हैं आपके बेटा? एक काइंड ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ना टेंजिबल होते ना इंटेंजिबल होते। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? जैसे रिजर्व की ट्रीटमेंट थी, बिल्कुल ऐसे भी इसके दो केसेस होंगे, दो ट्रीटमेंट होगी इसकी भी। ये आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होगा इस तरीके से, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। बेटा लॉसेस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है ना। और अगर हमने उसको पार्टनर्स में राइट ऑफ नहीं किया, पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो वो मेरे एसेट साइड में शो होगा। बैलेंस शीट क्या होती है? सारे डेबिट बैलेंस एसेट साइड दिखा देते हैं और सारे क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड दिखा देते हैं। ठीक है ना, इसलिए उसको फिक्टिशियस एसेट्स बोला गया, जिनकी वैल्यू नहीं होती। तो बेटा इसमें भी दो केस होंगे, बिल्कुल सेम केस होंगे। केस 1, व्हेन नथिंग इज सेड, और firm wants to write off the losses। प्रॉफिट देने के लिए हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था, अब लॉस देने के लिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। पहले प्रॉफिट दिया था ना, रिजर्व्स बांटे थे, तो हमने क्रेडिट किया था। अब लॉस का अमाउंट तो हम पार्टनर से लेते हैं, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, और रिजर्व, ये लॉसेस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, तो इसको कर देंगे क्रेडिट। तो बेटा इसका हम एंट्री करते हैं, इसको राइट ऑफ कर देते हैं इन ओल्ड रेशियो। जैसे वहां पर कुछ नहीं कहा गया था तो ओल्ड रेशियो यूज करते हैं, तो यहां पर भी ओल्ड रेशियो यूज करेंगे राइट ऑफ करने के लिए। और एंट्री कोई बता सकता है क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। नरेशन क्या होगी? बीइंग accumulated losses written off among partners in their profit sharing ratio, in their old profit sharing ratio। जैसे रिजर्व्स की, बिल्कुल ऐसी रिजर्व्स की तरह ट्रीटमेंट है लॉसेस की। ठीक है, और बेटा न्यू बैलेंस शीट में क्या लॉसेस दिखेंगे मेरे को अब या नहीं दिखेंगे? वेरी गुड। अब जब मैंने हटाई दिए, उसको राइट ऑफ कर दिया, बुक से हटा दिया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मुझे क्यों दिखेंगे? यानी यहां पर लॉसेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नील हो जाएगी, ये नहीं आएगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं। केस 2, when firm wants to carry forward the losses। और क्या लिख सकते हो? firm doesn't want to write off, doesn't want to write off the losses। तो इस केस में एंट्री क्या होगी? इस केस में हम क्या कर देंगे? लॉसेस की एडजस्टमेंट कर देंगे। और एडजस्टमेंट एंट्री के लिए सबको पता है एंट्री क्या होती है, पर क्योंकि ये गेन विद सैक्रिफाइस होती है, वेरी गुड, सही बोल रहे हो, पर ये क्या है? लॉस है। तो इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर
वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये वाला केस बहुत रेयर पूछेगा, ज्यादातर आपको राइट ऑफ ही करना पड़ेगा लॉसेस को। रिजर्व्स में बोल सकता है दोनों केस आ सकते हैं, पर लॉसेस में ज्यादातर फर्स्ट वाला केस ही आता है, राइट ऑफ वाला। पर हमें तो सिलेबस का पार्ट है तो करना पड़ेगा ना। बीइंग लॉसेस एडजस्टेड किस रेशियो में? इन, वेरी गुड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्या न्यू बैलेंस शीट में लॉसेस दिखेंगे? वेरी गुड। देखो इजी ट्रीटमेंट है ना। गुडविल में भी ज्यादातर दो ही चीजें थी, एक ओल्ड रेशियो यूज करते हैं राइट ऑफ करने के लिए गुडविल को, और दूसरा एडजस्टमेंट कर देते हैं न्यू गुडविल की। और ऐसी रिजर्व्स का देखा हमने, रिजर्व्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ओल्ड रेशियो यूज करते हैं, और एडजस्टमेंट करनी है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और यहां पर लॉसेस में भी हम क्या कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं कहा गया राइट ऑफ कर रहे हैं ओल्ड रेशियो में, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज कर रहे हैं उसको एडजस्ट करने के लिए। तो बेटा यहां पर लॉसेस की वैल्यू आएगी सेम जो थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब एग्जाम्पल करते हैं। आपको बेटा बैलेंस शीट दे रखी है, इधर लायबिलिटीज और इधर एसेट्स। लायबिलिटीज साइड आपको दे रखा है बेटा, एक आपको दे रखा है जनरल रिजर्व, वो दे रखा है 25,000 का, और आपको एक तरफ दे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये दे रखा है आपको 10,000 का। आपको बोला पास जर्नल एंट्री फॉर रिजर्व्स एंड लॉसेस। तो बेटा देखो यहां पर कुछ भी नहीं कहा गया, केस 1 नथिंग इज सेड, केस 1 नथिंग इज सेड, कुछ भी नहीं कहा गया। और आपको बेटा बता दूं, इस केस में ओल्ड रेशियो है ए और बी के बीच की 1:1, और न्यू रेशियो है 2:1। ठीक है जी। अगर कुछ भी नहीं कहा गया तो बेटा एंट्री क्या होगी, बताओ जल्दी। दो एंट्री होगी क्योंकि दो चीजें हैं यहां पर। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितना कितना? 25,000, वेरी गुड, 12,500 और 12,500। और बेटा सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? एज कैपिटल, ठीक है, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो इस नाम से लॉस दे रखा होगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा ये कितने का है? 10,000। हाँ जी बेटा, 5,000 और 5,000। यहां पर आपने कौन सी रेशियो यूज करी? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो,
ओल्ड रेशियो। आई होप इजी लग रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसका दूसरा केस करते हैं, केस सेकंड। when firm neither wants to distribute the reserves nor wants to write off the losses। यानी फर्म ना तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट, हाँ जी लॉस को मैंने कब का रिजर्व में डालेंगे, मैंने कब बोला रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। फर्म तो बोल रहा है कि मैं रिजर्व्स भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता और लॉसेस को राइट ऑफ भी नहीं करना चाहता, ठीक है ना। नहीं अंशुमन, केस 2 ही है बेटा ये। चलिए तो इसमें क्या करेंगे बेटा, एडजस्टमेंट करेंगे। कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो उसके लिए मुझे सैक्रिफाइसिंग शेयर चाहिए, होता है ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। ए और बी ओल्ड शेयर है इनका 1/2 1/2, न्यू रेशियो है, न्यू शेयर है 2/3 और 1/3। तो आपका आ जाएगा 6 3 - 4 6 3 - 2 डेट इज 1/6। ये आपका आ गया, ए गेन कर रहा है और 1/6 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है 2 एंट्री होंगी। पहली एंट्री रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स की तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस होगी, डेट इज एज कैपिटल गेन कर रहा है ना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। रिजर्व्स कितने हैं 25,000 के हैं, तो शेयर कितना आएगा 1/6। एंट्री क्या हो जाएगी, अमाउंट कितना आएगा 25,000 डिवाइड बाई 6 डेट इज 4167 4167, ठीक है। क्या लिखोगे, बीइंग रिजर्व्स एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरा लॉसेस की बात कर लेते हैं। लॉसेस के केस में क्या होगा बेटा, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीइंग लॉसेस एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अमाउंट कितना लॉसेस का 10,000 है, तो 10,000 का 1/6, तो हो गया 1667 एंड 1667। अच्छा बेटा देखो, यहां पर इस वाले केस में क्या कहीं पर भी रिजर्व्स और लॉसेस का नाम आया, नहीं आया ना। तो इस केस में आप एक चीज और कर सकते हो, इन दोनों की कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। कैसे, देखो यहां पर ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और यहां पर ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। यानी 4161 ए से ले रहे हैं और इसको 1667 दे रहे हैं। या इस तरीके से आप मत सोचो, आप एक काम कर सकते हो, इसको एडजस्ट दोनों की कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। सिर्फ इसी केस में कर सकते हो कंबाइन एंट्री, जब दोनों की क्या करनी हो, एडजस्टमेंट करनी हो, ठीक है। ओनली व्हेन
both reserves and losses have to be adjusted in sacrificing ratio। बस इसी केस में कर सकते हो, वरना नहीं तो अलग ही अलग कर लेना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कंबाइन एंट्री कब कर सकते हो? जब दोनों को एडजस्ट करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली बात ना हो। तो आप कैसे करोगे? आप लिखोगे एक्चुअल एडजस्टमेंट, और वो कैसे होगी? रिजर्व्स माइनस लॉसेस। रिजर्व्स आपके हैं 25,000 के और लॉसेस हैं कितने? 10,000 के। तो आपकी आ गया टोटल 15,000। तो गेनिंग, अब रिजर्व्स ज्यादा हैं तो रिजर्व्स अगर ज्यादा है तो रिजर्व्स की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अगर लॉसेस ज्यादा होते तो मैं एंट्री करता सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। क्योंकि यहां पर रिजर्व्स ज्यादा हैं तो मैं एंट्री करूंगा गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और गेनिंग कौन है? ए। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 15,000 का 1/6, 2,500 being reserves and losses adjusted। ध्यान रखना ये ऑप्शनल है, करना चाहो तो करो वरना मत करो, जरूरी नहीं है। हाँ, मार्क्स उतने ही मिलेंगे। ठीक है, अब इसको चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं। देखो चेक करके दिखा देता हूं मैं आपको कि इस तरीके से सही आ रहा है नहीं आ रहा। देखो ऊपर, हाँ माइनस करके देख लेते हैं। यहां पर ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया मैंने 4167 से, और ए का अकाउंट क्या किया? क्रेडिट किया 1667 से। तो देखो जरा, ए का अकाउंट लिख देता हूं मैं यहां पर। ए का अकाउंट मैंने डेबिट किया 4167 से, और ए का अकाउंट मैंने क्रेडिट किया 1667 से। तो जरा लेस करना, 4167 माइनस 1667, तो बेटा देखो 2500 ही आया। और बताना साइन कौन सा बड़ा है? डेबिट का क्रेडिट का? अमाउंट है डेबिट वाला बड़ा। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा? 2500 से ए का अकाउंट डेबिट कर दूंगा। तो देखो मैंने एंट्री में ए का अकाउंट डेबिट किया ही नहीं किया 2500 से। ठीक है, और ऐसे बी का देखो, यहां पर बी का अकाउंट मैंने क्रेडिट किया है 4167 से, और बी का अकाउंट डेबिट किया है 1667 से। तो 2500 का मैंने एक्चुअल में बड़ा कौन सा साइन है? क्रेडिट का बड़ा है, तो मैंने बी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 2500 से। एक्चुअल ट्रीटमेंट ये निकल के आई। तो देखो मैंने यहां पर क्रेडिट कर दिया बी का अकाउंट 2500 से। ठीक है जी, तो मैंने 2 की जगह 1 एंट्री कर दी। क्लियर हो गई बात अच्छे से? अब हो जाएंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, नहीं नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, बस फिर क्लास खत्म है। चलिए, आपको बेटा बैलेंस शीट दे रखी है। आपको यहां पर दे रखा है जनरल रिजर्व्स 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 20,000। यहां पर आपको दे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 15,000, और बेटा आपको दे रखा है एक एक्यूमुलेटेड
लॉसेस $3,000। ठीक है, आपको ओल्ड रेशियो दे रखी है 1:1 ए और बी के बीच की, और न्यू रेशियो दे रखी है 2:1। तो वही केस 1 सबसे पहले, when nothing is said about reserves and losses, जब कुछ भी ना कहा गया हो। तो बेटा एंट्री क्या करूंगा मैं, जल्दी बताओ। पहली एंट्री क्या होगी? कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, रिजर्व ही तो है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देता हूँ 10,000 से, और मेरे पास एक और रिजर्व है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट क्रेडिट बैलेंस, कितने का? 20,000 का। तो टोटल रिजर्व्स हो गए 30,000, और मैं ये दे देता हूं टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल। किस रेशियो में? 1:1। तो क्या 15,000 और 15,000 कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या लिखूंगा? बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड among old partners in their old profit sharing ratio। बेटा देखना, इसकी कंबाइन एंट्री नहीं हो सकती, रिजर्व्स और लॉसेस की कंबाइन एंट्री नहीं हो सकती इस केस में, क्योंकि यहां पर रिजर्व्स और लॉसेस का अकाउंट यूज होगा। सेकेंड एंट्री क्या होगी? लॉसेस वाली होगी। तो दो तरह के लॉस हैं, एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो एंट्री क्या करूंगा मैं? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू accumulated losses account to advertisement suspense account। एक है 15, इन दोनों को कर सकते हैं ना 3, मतलब रिजर्व्स और लॉसेस को प्लस नहीं कर सकते इस केस में। टोटल आउट हो गया 18, तो 18 का आधा 9, 9,000 और 9,000। बीइंग लॉसेस written off in old ratio among old partners। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? अब आया था फटाफट केस 2 पे। when firm neither wants to distribute the reserves nor want to write off the losses। तो मैंने बताया ऐसे केस में जहां पर दोनों को के साथ डिस्ट्रीब्यूट ना करना हो दोनों को, तो मैं क्या कर सकता हूं? कंबाइन एंट्री यूज कर सकता हूं। तो इस केस में मैं कंबाइन एंट्री यूज कर लूंगा। ठीक है जी, चलिए इस केस में मैं कंबाइन एंट्री यूज कर लेता हूं। ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी बोल सकता है कि रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करो पर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करो। तो मेरे ख्याल में आप वो केसेस स्विच कर सकते हो ना आपस में। चलिए एक बार टोटल नेट ले लेते हैं, कौन ज्यादा है कौन कम है। टोटल रिजर्व्स कितने हैं मेरे? 30, और टोटल लॉसेस कितने हैं मेरे? 18। ज्यादा कौन से हैं? मोर हैं क्या? रिजर्व्स। और मुझे अगर रिजर्व्स को एडजस्ट करना है तो एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू वेरी गुड। अगर लॉसेस ज्यादा होते तो मैं एंट्री करता सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो बेटा नेट निकाल लेते हैं एक बार। 30 माइनस 18 कितना आया? 12,000।
ठीक है, तो 12,000 को सिर्फ एडजस्ट कर दूंगा मैं। अब गेनिंग और सेक्रीफाइस तो निकालना पड़ेगा, वो तो मेरे को निकालना आता है। सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर, ए बी 1/2 1/2 और 2/3 माइनस 1/3, 3 माइनस और वही सेम है 3 माइनस 2 डेट इज 1/6 और 1/6। ए कर रहा है गेन और बी कर रहा है सेक्रीफाइस, जैसा भी पिछले क्वेश्चंस में किया। चलिए, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, being reserves and losses adjusted। टोटल कितने हैं एक्चुअल में? 12,000। 12,000 को कैसे कर देंगे? 1/6, तो आ जाएगा 2,000 और 2,000। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए, मजा आया? चलिए फिर क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए बता देता हूं। अरे भाई मूवी सेंड कर देंगे, टेंशन मत लो। अच्छा ठीक, क्वेश्चन मैं पूरी बुक ही सेंड कर दूंगा आपको। चलो कर दूंगा मैं। इलस्ट्रेशन 12 एंड इलस्ट्रेशन 13, 2 इलस्ट्रेशन करने हैं, 12 एंड 13, और क्वेश्चन भी बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन शायद मेरे को मिले ना इसमें, एक मिनट मैं देख लेता हूँ फिर बेटा। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 12, 13, उसके बाद 19, 20, और 11 भी कर सकते हो आप, 11। ठीक है जी, तो ये 1 2 3 5 क्वेश्चंस हैं और 2 इलस्ट्रेशंस हैं। बेटा छोटे छोटे हैं, जैसे हमने क्वेश्चंस किए बिल्कुल सेम टू सेम वैसे से ही क्वेश्चंस हैं, तो आई होप सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। अटेंडेंस लगा लेते हैं फटाफट। हाँ, आपका डाउट था और आपका डाउट ले लेते हैं। पहले अटेंडेंस लगा लेते हैं, फिर खुशी का एक डाउट है वो ले लेंगे, और जो क्लास लीव करना चाहता है लीव कर सकता है आफ्टर अटेंडेंस। बस खुशी रुक जाएगी और जिसको वो डाउट लेना है वो रुक जाएगा। फटाफट अटेंडेंस लगा लेते हैं। चलिए, अदिति है, अमन है, अमरिंदर आई थिंक नहीं है, अंशुमन है, अनुराग है, अरुणंतल है, दीक्षा नहीं है, दिव्यांश नहीं है, खुशी सिंह नहीं है, मानवी है, मयंक है, मुस्कान है, नेहा नहीं है, रिया है, सचिन नहीं है, सलोनी है, शुभम, तनु नहीं है, तन्वी शर्मा है, वीरू है। ठीक है जी, चलिए हमारी अटेंडेंस कंप्लीट हो गई है।
और आज हमने टॉपिक का नाम दिया, तो बेटा यहाँ पर आप मुझे वो भी दे सकते हो फीडबैक, कोई डाउट रहा तो आपका। चैप्टर 3 ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड लॉसेस। चलिए, हाँ जी, अब बताइए डाउट क्या था खुशी का।